थे और कह रहे थे कि अगर हमारे भाग्य में विवाह सुख होता तो हमारी पहली पत्नी मरती ही नहीं। पर आप किसी की सुने तब ना, अब बस बहुत हुआ ये सब। अब अगर फिर से आपने मेरा विवाह करने की कोशिश की तो आप मेरा मरा मुंह देखेंगे। इतनी बात कहकर गुस्से और दुख के मिश्रित भावों के साथ राजकुमार अभिमन्यु पैर पटकते हुए दरबार से चले जाते हैं। इधर राजकुमारी तारा भी प्रतापगढ़ पहुंच जाती है और महल के पिछले दरवाजे से चुपचाप बिना किसी को कानों कान खबर लगे घोड़े को घुड़साल में ज्यों का त्यों बांधकर वापस अपने स्थान पर आ जाती है। जब उसे रोजीवास नगर से आए शाही पत्र की बात पता चली और मालूम हुआ कि राजकुमार अभिमन्यु का विवाह टूट गया है तो वो मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। फिर से उसके दिन खुशी खुशी कटने लग जाते हैं। समय बीतने लगता है। चंदा यानी राजकुमारी तारा का ये नियम था कि वो दोपहर के समय नित्य नियम से सभी गायों को चराने के लिए जंगल लेकर जाया करती थी और वहाँ एकांत में तालाब में स्नान करती और स्नान के पश्चात फिर से अपनी पूरी देह पर कालिख पोत लिया करती। पर एक दिन दैव योग से राजकुमार अभिमन्यु जंगल की तरफ आ निकले। राजकुमारी तारा तालाब में स्नान कर रही थी। वो एकदम निश्चिंत हो अपने ही ख्यालों में खोई बड़े ही आनंद के साथ स्नान करने में मग्न थी। दूसरी तरफ राजकुमार अभिमन्यु जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। आमतौर पर वे इस समय कभी जंगल की तरफ नहीं आते थे। वो धीरे धीरे तालाब की ही ओर बढ़ रहे थे। राजकुमारी तारा अपने निर्धारित समय में स्नान कर वस्त्र आदि पहनने के उपरांत आखिर में बचे हुए अपने हाथों के ऊपर कालिख पोत रही थी। तब तक राजकुमार अभिमन्यु घूमते घूमते जब वे तालाब के पास पहुंचे तो उनकी नजर राजकुमारी तारावती पर गई। राजकुमारी का मुख उस समय दूसरी दिशा में था। वो बड़े ही आराम से आखिर में बचे अपने हाथों पर कालिख पोतने में तल्लीन थी। राजकुमार की नजर जब उसके गोरे हाथों पर गई तो वो अचंभित हो गया। ये कैसे हो सकता है? इसके हाथ इतने गोरे कैसे हो सकते हैं? ये तो काली थी ना? क्या ये कुछ छिपा रही है? क्या इसकी हकीकत कुछ और ही है?